नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए साल 2027 बेहद अहम और खास नजर आ रहा है। 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। सपा आज से पीडीए पंचायत शुरू कर रही है जो 25 जनवरी 2025 तक चलेगी। उधर कांग्रेस बेलगावी में नौ सत्याग्रह बैठक कर यूपी सहित देश में अपने आप को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाएगी। लोकसभा में कांग्रेस की सफलता ने उसे उत्साहित कर दिया है। लगातार गिरते ग्राफ से कांग्रेस चिंतित है। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस सपा के सहारे यूपी में अपनी प्रतिष्ठा बचा ली हो, पर सपा और कांग्रेस के संबंधों में अब खटास आ चुकी है। सपा पीडीए और कांग्रेस अम्बेडकर और दलितों के नाम पर अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पीडीए पंचायत के जरिए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हर जिले में जाकर पीडीए पंचायत की अध्यक्षता करेंगे। समाजवादी पार्टी का मानना है कि इसी नारे के बल पर उनको लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है और इसी नारे को 27 की विधानसभा चुनाव तक नहीं बदला जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जरूरत के हिसाब से कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो पीडीए के सहारे 27 के चुनाव की रणनीति समाजवादी पार्टी तैयार कर चुकी है। वहीं संभल जिले में एएसआई की टीम ने चंदौसी क्षेत्र में स्थित पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी और फिरोजपुर किले का निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी टीम के साथ मौजूद रहे। जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने बताया है कि संभल एक प्राचीन नगर है जहां ऐतिहासिक अवशेषों का एक समृद्ध इतिहास है। इन धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए एएसआई टीम का निरीक्षण किया गया है। डीएम पेसिया ने कहा है कि फिरोजपुर किला पहले से ही एएसआई के संरक्षण में है, लेकिन आसपास के लोग अब भी किले में आते जाते रहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए एएसआई को किले की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। डीएम ने बताया कि नीमसार का कुआं एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है जिसकी गहराई में पानी मौजूद है। वहीं तोता मैना की कब्र भी जीर्ण अवस्था में है जिसे संरक्षित करने की जरूरत है। पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए राजपूत काल की बावड़ी का जांच करते हुए डीएम ने कहा है कि ये बावड़ी बेहद सुंदर और भव्य है, लेकिन अब इसकी सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता है। यदि इतिहास को संजोया नहीं जाएगा तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इतिहास को सुरक्षित रखना और संरक्षित रखना और इसके बारे में आने वाली पीढ़ियों को जानकारी देना बेहद जरूरी है। तो एएसआई की टीम निरीक्षण करती हुई नजर आ रही है। संभल में जिस तरीके से प्राचीन मंदिर मिले उसके बाद से लगातार एएसआई की टीम काम कर रही है। एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया है। पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी का निरीक्षण करती हुई एएसआई की टीम नजर आई। वही संभल से बड़ी खबर, संभल में एक और कुएं की खुदाई शुरू की गई है। जामा मस्जिद के 300 मीटर की दूरी पर मिला है कुआं। यह कूप संभल सदर के सरथल चौकी इलाके में मिला है। नगर पालिका के कर्मचारी कूप से मिट्टी हटा रहे हैं। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो संभल में एक और कुएं की खुदाई शुरू हो गई है और जामा मस्जिद के 300 मीटर की दूरी पर यह कुआं मिला है। संभल में प्राचीन कूप और तीर्थ को पुनर्जीवित करने की मुहिम के बीच एक और कुआं मिला है जिसकी खुदाई की जा रही है। सरथल चौकी इलाके में ये कुआं मिला है। नगर पालिका के कर्मचारी कूप से मिट्टी हटा रहे हैं। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावनाएं जताई जा रही है। जामा मस्जिद के 300 मीटर की दूरी पर ये कुआं मिला है। तो संभल में बुधवार को पृथ्वीराज कालीन जिस बावड़ी का निरीक्षण करने के लिए एएसआई की टीम पहुंची थी उससे महज 200 मीटर की दूरी पर एक और कुआं मिला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश सिंह संभल से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, एक और कुआं मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उस कुएं की खुदाई भी शुरू हो गई है? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं संभल में आए थे हम आपके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर जो है बात चौदसी की क्या है तो यहाँ पर बावड़ी कुआं मिला था जिसमें मकान बनी हुई है, जहाँ पर पुरानी इमारत बनी हुई है। बात की जाए संभल की जो एक किला के बारे में बताया गया तो मैना की कवर है जो कवर के नीचे भी जाके बताया गया है। वहाँ पर जो एक और कुआं है
हाँ। चोर कुआ का वहाँ पर निरीक्षण किया गया है। तो कल एसआई की टीम पहुंची और पहुंचने के बाद में इस तरीके निरीक्षण किया गया और सर्वे किया गया है। इस तरह से बात की जाए संभल में तो लगातार 250 स्थल है जहाँ पर जो है जो प्रशासन की निगरानी में नहीं थे, आज प्रशासन की निगरानी में है और जो जगह जगह जाकर टीम सर्वे कर रही है और सर्वे के बाद में जांच कर रही है। सतीश, अभी जांच की जा रही है, जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? खुदाई के लिए कितने कर्मचारी वहां पर मौजूद है? प्रशासन किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से तैयारी करके वहां पर मौजूद? जी हम बता दें यहाँ पर जो बाबरी कुआ है और कैमरा मैन आकर दिखाया कि यहाँ पर नगर पालिका खुदाई कर रही है। खुदाई करने के बाद में यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से यहाँ खुदाई की है और जो मंजिल नीचे पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद में यहाँ पर कार्य चल रहा है। यहाँ पर जो नगर पालिका की टीम है वो कार्य कर रही है और यहाँ पर लाल पत्थर टाइप का एक पत्थर निकला गया है। यहाँ पर काम कर रही है नगर पालिका की और कार्य करने के बाद में यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कल यहाँ पर सर्वे किया था। ये एसआई की टीम आई थी, आने के बाद में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी। ये सुरंग टाइप की है, अभी तक पता नहीं चला है कि कहाँ से जा रही है, किस जगह जा रही है। यहाँ पर कमरे टाइप के बने हुए हैं। इन कमरों में अंदर जो गुफा बनी हुई है, गुफा के अंदर देखा नहीं जा सकता क्योंकि ये गुफा बहुत अंदर है और इसका अभी खुदाई कर रही है। खुदाई के दौरान पता चल अभी एक ही मंजिल खुदी है और खुदने के बाद में यहाँ लगातार जो ऐसे में सतीश अभी कितनी खुदाई हो चुकी है, कितनी खुदाई और बाकी है? कहा जा रहा है एक सुरंग भी मिला है। अभी बता दूं आपके लिए, अभी यहाँ पर जो है एक मंजिल की खुदाई हो चुकी है और यहाँ पर लाइन टाइप का पत्थर निकला है। इसके नीचे बता रहे हैं कि और भी यहाँ पर दो एक से दो मंजिल नीचे हो सकती है क्योंकि अभी 13 से 14 पेड़ी अभी नीचे आए हैं और आने के बाद में यहाँ पर जो है अभी लगातार कार्य चल रहा है। हाँ, यानी कि मंदिर के अवशेष भी मिल सकते हैं। ऐसे में खुदाई में किस तरीके की एहतियात बरता जा रहा है? किस तरीके से प्रशासन इस खुदाई को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है? सतीश, देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर पहले तो जेबीसी मशीन द्वारा खुदाई की गई थी। उसके बाद में जो है यहाँ पर जो जेबीसी मशीन अब नहीं चल सकती तो यहाँ पर नगर पालिका की टीम कार्य कर रही है और यहाँ पर जो है सुबह से लग जाती है। 25 आदमी यहाँ पर लगे हुए हैं और जो यहाँ से मिट्टी निकाल रहे हैं फावड़े द्वारा और निकालने के बाद में वो बाहर मिट्टी घेरी जा रही है। और जिस तरह से बात की जाए तो एक महल टाइप का नजर आ रहा है, बरामदा टाइप का है। जो पत्थर है ये ऐसा का ऐसा ही है जो जमीन में दबा हुआ था और दबने के बाद में यहाँ पर फिर भी आज निकाला गया है तो निकला है जैसे निकलना चाहिए। ये नहीं है कहीं से टूटा है या फूटा है, ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। और इसमें बात की जाए तो इससे ये बताया जा रहा है इसके नीचे और अभी 2 मंजिल हो सकती है। क्योंकि कर्मचारियों के द्वारा इस खुदाई को अंजाम दिया जा रहा है। सतीश, कितनी खुदाई अभी और बाकी है? कितना समय और लगेगा? क्या कुछ खुलासे और हो सकते हैं? देखिए हम आपको जिस तरह से खुदाई चल रही है तो यहाँ पर जो है बात की जाए तो यहाँ पर लगातार खुदाई चल रही है। 15 दिन और लग सकते हैं की तस्वीर सफा हो सकती है। तो किस तरह से खुदाई चल रही है तो यहाँ पर लंबा समय लगेगा क्योंकि यहाँ पर फावड़े द्वारा खुदाई की जा रही है। सतीश, जामा मस्जिद के कुछ ही दूर पर एक ये कुआं मिला है जिसकी खुदाई शुरू हो गई है। ऐसे में किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था हाई अलर्ट पर है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है? क्योंकि संभल में जब जामा मस्जिद का सर्वे किया गया था तब खूब हिंसा हुई थी। ऐसे में किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की तरफ से? देखिए हम आपको बता दें की बात आई वहाँ पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। चप्पे पुलिस लगा दी गई है। जिससे 34 नवंबर को जो बलवा हुआ था वो बलवा दोबारा ना हो। वहाँ पर प्रशासन हर जगह तैनात है। यहाँ पर वो कुआं मात्र 300 मीटर की दूरी पर है जामा मस्जिद से जिसकी खुदाई की जा रही है। इसमें प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सख्त निगरानी के तहत इस कुएं की खुदाई की जा रही है। वीडियोस और फुटेज भी निकाले जा रहे हैं ताकि कोई भी जानकारी छूट ना जाए। बहुत शुक्रिया सतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास को लेकर झारखंड में चर्चा का सियासी माहौल गर्म है। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि ये एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की एंट्री हो सकती है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि झारखंड में रघुवर दास बीजेपी को क्या कुछ कमान दे सकती है रघुवर दास को, और झारखंड में बीजेपी की कौन सी कमान संभालते हुए नजर आ सकते हैं रघुवर दास। बीजेपी रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाओं को पार्टी के लिए मजबूती बता रही है। वहीं जेएमएम उन्हें फूका हुआ कारतूस बता रही है। आपको बता दें कि साल 2014 से 2019 तक जो उनकी सरकार रही थी वह गुड गवर्नेंस
के लिए जानी जाती है। राज्यपाल पद से इस्तीफे के बाद कल रघुवर दास बीजेपी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, ऐसी अटकलें हैं। तो बीजेपी को एक बार फिर से मजबूती मिलेगी या फिर नहीं, और क्या कुछ कमान रघुवर दास के हाथ में आ सकता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो रघुवर दास ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जा चुका है, और ऐसे में झारखंड में चर्चा हो रही है कि क्या कुछ कमान बीजेपी रघुवर दास के हाथ में दे सकती है, थमा सकती है। तो सियासी माहौल गर्म है, अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की एंट्री हो सकती है। सवाल ये उठ रहा है कि रघुवर दास झारखंड बीजेपी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। क्या बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा? तो रघुवर दास की सियासत में अब एक बार फिर से एंट्री होगी, सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री होने जा रही है। बीजेपी रघुवर दास के सक्रिय राजनीति में आने की संभावनाओं को पार्टी के लिए मजबूती बता रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम और विपक्षी पार्टियां उन्हें फूका हुआ कारतूस बताकर भाजपा पर हमलावर है। आपको बता दें कि साल 2014 से साल 2019 तक उनकी सरकार रही थी और वह बेहद गुड गवर्नेंस के लिए जानी जाती है। तो एक बार फिर से बीजेपी के कमान को संभालते हुए झारखंड में रघुवर दास नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सक्रिय राजनीति में क्या एक बार फिर से रघुवर दास की एंट्री होगी? क्या कुछ कमान रघुवर दास के हाथों में बीजेपी थमा सकती है? निश्चित रूप से देखिए, सियासत गलियारों में जिस प्रकार से उड़ीसा राज्यपाल के पद से रघुवर दास को इस्तीफा देने के बाद जो है झारखंड की राजनीति जो है एक बार फिर बहुत काफी तेज हो गई है, और अटकलें यह लगाई जा रही है कि वो इस्तीफा का मान यह निकाला जा रहा है कि झारखंड की सियासत की बागडोर यानी बीजेपी की बागडोर वो संभाल सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व पर भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने की भी तैयारी चल रही है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मतलब भरोसा जताया जा रहा है कि बीजेपी जो है अब झारखंड के साथ साथ केंद्र की भी राजनीतिक के रूप में इनकी हो सकती है। और यह आदेशा उस समय जब लगाया जा रहा था जब वो उड़ीसा के राज्यपाल थे और राज्य में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, और वैसे में जो चीजें जो सामने आई थी कि वो इस्तीफा दे करके वो झारखंड की राजनीतिक में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उस समय उन्होंने अपनी पुत्र बहू को भी चुनाव के मैदान में उतारा, और अब जमशेदपुर पूर्वी से वो आज वो विधायक चुनकर जीती गई है। तो जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में बीजेपी को करारी हार के बाद जो हताश है कार्यकर्ताओं में और इन निराशा उन तमाम बड़े नेताओं के बीच में है, वैसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि रघुवर दास की झारखंड के राजनीतिक में अगर एंट्री होती है तो निश्चित रूप से एक मजबूत फिर आने वाले समय में मजबूत के रूप में देखा जा सकता है, और मजबूत होता है। क्योंकि देखिए क्या है कि जब से झारखंड राज्य बनी है और वैसे में जब तक राजनीति की भूमिका में रघुवर दास रहे और वो मजबूती की स्थिति में बीजेपी रही है, और आपने देखा होगा कि लगातार जो है झारखंड में सरकार बनाती हुई रही और बिगड़ी भी है समीकरण में और मजबूत स्थिति में थे। और 2014-19 के जो मजबूत सरकार जनादेश मिला था राज्य को, और एक गुड गवर्नेंस के रूप में देखा, और एक झारखंड की एक विकास की लकीर खींची गई थी। हालांकि देखिए कुछ सहयोग रहा, उस सहयोग से वो चुप कर गए 2019 में, और उसका परिणाम यह है कि 2019 ही चुप नहीं हुआ, 2024 ही चुप हो गई। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्योंकि अब रघुवर दास की सियासत में एंट्री होगी तो अब सवाल बाबूलाल मरांडी की भूमिका को लेकर उठने लगे हैं। क्या उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाकर प्रदेश अध्यक्ष की कमान बीजेपी रघुवर दास के हाथों में थमाने वाली है? क्या कुछ इसको लेकर जानकारी? देखिए आपको थोड़ी सी गौर करने दें कि जब विधानसभा की चुनाव की करारी हार के बाद झारखंड विधानसभा की हर सीटों पर समीक्षा हुई थी, और खुद अब आप केंद्रीय महामंत्री आप कह सकते हैं संगठन मंत्री बीएल संतोष ने लिया था, और उन्होंने साफ तरीके से उस संदेश दिया था झारखंड को कि आने वाले समय में फरवरी या जनवरी माह में एक बड़ा झारखंड में परिवर्तन होने वाला है। और वैसे में जैसा ये भी जताई जा रही थी कि अब झारखंड में कई जो बड़े पद पे हैं वो नेतृत्व फेरबदल हो सकता है। देखिए क्या नतीजन क्या हो कि कई ऐसे सीटें हैं कि जो उनके बड़े शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी संभाली थी, और इतना ही नहीं हुआ कि कोई बड़े नेता जो हैं वो अपनी बूथ तक भी नहीं बचा पाए, जिसकी करारी हार देखना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि 97 में यानी 9 सीटों पर बीजेपी हुआ करती थी, और
पुलिस के चुनाव में 6 पर अटकी हुई थी और इस बार उम्मीद जताई जा रही कि संथाल में एक मजबूत 6,700 सीटों पर इस बार बढ़त मिलेगी। कोहदान में भी मदद मिलने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि रघुवर दास की राजनीतिक में एंट्री के बाद झारखंड में बीजेपी में एक मजबूती मिलेगी और संजीवनी का काम निश्चित रूप से मिल सकता है। देखिए, आज वो 3 बजे झारखंड पहुंचेंगे और सीधे रांची एयरपोर्ट से वो अपनी सीधे जमशेदपुर निकलेंगे। तो अब क्या उनकी क्या रणनीति होती है, क्या वो करते हैं? ऐसे में सवाल है बस यही है कि कितने बजे वो सदस्यता लेंगे, कब भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं रघुवर दास, क्या कुछ जानकारी? सदस्यता की है वो कल झारखंड बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और सदस्यता ग्रहण करें। इसके बाद वो फिर दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद सारी चीजें मंथन हो चुकी, लगातार अभी सब देख सकते हैं कि दिल्ली में बैठक हो रही है और सदस्यता को लेकर के यानी प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस वक्त दिल्ली में हैं और निश्चित रूप से मंथन के बाद कल सदस्यता ग्रहण के बाद वो दिल्ली पहुंचेंगे और सारी जिम्मेदारी करेंगे। इतना ही नहीं, यानी कि बाबूलाल मरांडी को क्या कुछ जिम्मेदारी सौंपी जाती है बीजेपी आला कमान के द्वारा और क्या कुछ रघुवर दास को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, कौन सी कमान उनके हाथों में थमाई जाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया से आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक की दबंगई का वीडियो तेजी से वायरल है। बता दें कि वायरल वीडियो में एक युवक कई महिलाओं से मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। घर में घुसकर मारपीट करता हुआ इस वीडियो में दिख रहा है युवक। वही वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच भी कर रही है। पूरा मामला ऊंचा हाड़ कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर युवक की दबंगई का एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए और पुलिस प्रशासन इस पर अब जांच भी कर रही है। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने जांच किया जा रहा है। तो युवक की दबंगई का ये वीडियो है सोशल मीडिया पर, महिलाओं के साथ ये दबंगई की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से महिलाओं के साथ दबंगई करता हुआ ये युवक साफ तौर पर वीडियो में नजर आ रहा है। ये वीडियो तेजी से वायरल है। तो वहीं हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर चली तबादला एक्सप्रेस। एसपी नीरज जादौन ने 240 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। एक निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया गया है। 236 कांस्टेबल को भी इधर से उधर किया गया है। तो एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला है और 240 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। एक निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया गया है। 236 कांस्टेबल को भी इधर से उधर किया गया है, उनके भी ट्रांसफर किए गए हैं। तो एक निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया गया है। हरदोई में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला है। एसपी नीरज ने 240 पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। एक निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया गया है। 236 कांस्टेबल को भी इधर से उधर किया गया है, उनके भी तबादले किए गए हैं। ट्रांसफर की लिस्ट भी अब सामने आ गई है। हरदोई में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चला। 240 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर किए गए हैं। एक निरीक्षक, 3 उप निरीक्षक का ट्रांसफर किया गया है। वही खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस की लुटेरों बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। वही मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही बदमाशों के पास से असहला, मोबाइल और कार बरामद किए गए हैं। खबर अयोध्या से है, जहां बाबा साहब अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद 26 दिसंबर को मिल्कीपुर के चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अमित शाह से माफी मांगने की भी मांग की जाएगी। वही मामले को लेकर 21 दिसंबर समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कर चुकी है प्रदर्शन। बता दें कि अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी भी भड़की हुई नजर आ रही है। अंबेडकर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद अब धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अमित शाह से माफी मांगने की भी मांग की जाएगी समाजवादी पार्टी के द्वारा। तो ये प्रदर्शन अवधेश प्रसाद करेंगे। अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से सांसद चुने गए हैं और मिल्कीपुर में वो आंदोलन प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।
जो गृह मंत्री ने बयान दिया है वो भारतीय संविधान का अपमान है, बाबा साहब का अपमान है। समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। फैजाबाद में भी 21 तारीख को बड़े शानदार तरीके से लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी साथियों ने, पार्टी के जितने नेता हैं जो यहाँ मंच पर बैठे हैं, जिनका नाम अभी बताया भी गया है, सब समेत और हजारों की तादाद में ज्ञापन महामहिम जी को दिया गया है। उम्मीद है महामहिम उस ज्ञापन को गंभीरता पूर्वक लेकर उस पर विचार करके कार्रवाई जरूर करेंगे। और हमने फैजाबाद यानी अयोध्या जनपद के सभी साथियों ने मिल बैठ करके तय किया है कि संघर्ष को हम जारी रखेंगे। इसकी शुरुआत हम मिल्कीपुर से 26 तारीख को करेंगे। 5 नंबर इनायत नगर में है, सभी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने मिलजुल कर तय किया है 11 बजे से इस कार्यक्रम को, और इसको जो है ब्लॉक स्तर तक चलाएंगे। और हम बहुत जल्दी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से विचार विमर्श करेंगे कि मामला बहुत गंभीर है और बाबा साहब का सम्मान बहुत बड़ा है, उसका अपमान किया गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया है और जब तक ये इनका अपमान को लेकर राष्ट्रपति महामहिम हस्तक्षेप नहीं करती है, तब तक इस कार्यक्रम को चलाने पर विचार करने के लिए हम राय बात करेंगे। अब आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री मोदी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। साहबजादों ने मुगल सल्तनत के हर लालच को ठुकराया, हर अत्याचार को सहा। जब वजीर खान ने उन्हें दीवार में चुनवाने का आदेश दिया तो साहबजादों ने उसे पूरी वीरता से स्वीकार किया। साहबजादों ने उन्हें गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह की वीरता याद दिलाई। ये वीरता हमारी आस्था का आत्मबल था। साहिबजादों ने प्राण देना स्वीकार किया, लेकिन आस्था के पथ से वो कभी विचलित नहीं हुए। वीर बाल दिवस का ये दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे कितनी भी विकट स्थितियां आए, कितना भी विपरीत समय क्यों न हो, देश और देश हित से बड़ा कुछ नहीं होता। इसलिए
देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। देश के लिए जीने वाला हर बच्चा, हर युवा वीर बालक है। साथियों, वीर बाल दिवस का ये वर्ष और भी खास है। ये वर्ष भारतीय गणतंत्र की स्थापना का, हमारे संविधान का 75वां वर्ष है। इस 75वें वर्ष में देश का हर नागरिक वीर साहबजादों से राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए काम करने की प्रेरणा ले रहा है। आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है, उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है। हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है। संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है। गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है, और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है। वीर साहिबजादों का जीवन हमें देश की अखंडता और विचारों से कोई समझौता ना करने की सीख देता है, और संविधान भी हमें भारत की प्रभुता और अखंडता को सर्वोपरि रखने का सिद्धांत देता है। एक तरह से हमारे लोकतंत्र की विराटता में गुरुओं की सीख है, साहिबजादों का त्याग है, और देश की एकता का मूल मंत्र है। साथियों, इतिहास ने और इतिहास से वर्तमान तक भारत की प्रगति में हमेशा युवा ऊर्जा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर के 21वीं सदी के जन आंदोलनों तक भारत के युवा ने हर क्रांति में अपना योगदान दिया है। आप जैसे युवाओं की शक्ति के कारण ही आज पूरा विश्व भारत को आशा और अपेक्षाओं के साथ देख रहा है। आज भारत में स्टार्टअप से साइंस तक, स्पोर्ट्स से एंटरप्रेन्योरशिप तक युवा शक्ति नई क्रांति कर रही है, और इसीलिए हमारी पॉलिसी में भी युवाओं को शक्ति देना सरकार का सबसे बड़ा फोकस है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम हो, स्पेस इकोनॉमी का भविष्य हो, स्पोर्ट्स और फिटनेस सेक्टर हो, फिनटेक और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, स्किल डेवलपमेंट और इंटर्नशिप की योजना हो, सारी नीतियां यूथ सेंट्रिक है, युवा केंद्रीय है, नौजवानों के हित से जुड़ी हुई है। आज देश के विकास से जुड़े हर सेक्टर में नौजवानों को नए मौके मिल रहे हैं। उनकी प्रतिभा को, उनके आत्मबल को सरकार का साथ मिल रहा है। मेरे युवा दोस्तों, आज तेजी से बदलते विश्व में आवश्यकताएं भी नई हैं, अपेक्षाएं भी नई हैं, और भविष्य की दिशाएं भी नई हैं। ये युग अब मशीनों से आगे बढ़कर
मशीन लर्निंग की दिशा में बढ़ चुका है। सामान्य सॉफ्टवेयर की जगह एआई का उपयोग बढ़ रहा है। हम हर फील्ड में नए चेंजेस और नए चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हमें हमारे युवाओं को फ्यूचरिस्टिक बनाना होगा। आप देख रहे हैं देश ने इसकी तैयारी कितनी पहले से शुरू कर दी है। हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाए। हमने शिक्षा को आधुनिक कलेवर में ढाला, उसे खुला आसमान बनाया। हमारे युवा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए देश में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब शुरू की गई है। हमारे युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में व्यावहारिक अवसर मिले। युवाओं में समाज के प्रति। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।